सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 26 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच एक खबर पर्यावरण से संबंधित है। पहले शुरू करते हैं भारत चीन में जो समझौता अभी करा है। भारत और चीन ने डेमचुक और देप्सांग से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। इसी के साथ भारत दौरे पे आए हुए हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्स और उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भी कार्य करेंगे। जो खबर पर्यावरण संबंधित है वह है भारत में पर्यावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन 6% बढ़ा है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 23 में 6.1% बढ़कर कुल वैश्विक उत्सर्जन का 8% हो गया है। मगर वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से देश की हिस्सेदारी मात्र 3% है। वहीं अमेरिका का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन योगदान 20% है। संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, इंग्लिश में बोले तो एमिशंस गैप रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट में ये बताया गया है। कृपया अब और गर्म हवा नहीं मैं जलवायु संकट, ये मतलब उनका टाइटल रही है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 24, कृपया अब और गर्म हवा नहीं। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु संकट की निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है और जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी संकल्पों व वास्तविक परिणामों के बीच के अंतर को पाटने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई किए जाना आह्वान किया गया है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य पर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत 6.6 TCOTI से काफ़ी कम है। मगर इसका समग्र योगदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक असमानताओं को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से वैश्विक GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से के 77% के लिए जिम्मेदार हैं। इन सदस्यों में से 7 देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया इत्यादि उत्सर्जन के चरम पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों के चरम पर पहुंचने के बाद उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के उनके प्रयास दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ा है, जो वैश्विक कुल उत्सर्जन का 8% है। तो भारत में जो ग्रीन हाउस गैस आपका एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो 6.1% तक बढ़ा है, जो कि ग्लोबल रेट्स हैं ग्लोबल, उसका 8% है। भारत उत्सर्जन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक CO2 उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान केवल 3% है। और जो CO2 है आपकी वैश्विक, उसमें इसका योगदान सिर्फ 3% है। जबकि अमेरिका का योगदान 20% है और USA है, मतलब भारत का मात्र 3% है और जो USA है उसका कंट्रीब्यूशन 20% है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% की वृद्धि हुई है। चिंताजनक है, मगर यही वास्तविकता है कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समिट्स होती रहती हैं, मगर उनका सकारात्मक कोई भी
परिणाम नहीं देखने को मिलता है। अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल स्तर, आज का संपादकीय है। संपादकीय लिखा है प्रमोद भार्गव जी द्वारा। खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की ताज़ा रिपोर्ट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8% की कमी आ सकती है। देखिए सीधी बात है, पानी अगर समय रहते कंजर्व नहीं करा गया तो आपका ये एक लॉन्ग टर्म चेन इफ़ेक्ट, डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। वाटर अगर कंजर्व नहीं करा तो आपको फूड प्रोडक्शन पे इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। फूड प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, फूड प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा तो लोगों को कम खाना मिलेगा, तो इसके आपको सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे तो फ़र्क सीधे पूरे पूरे राष्ट्र पे पड़ेगा, पूरे पूरे जनसंख्या पे पड़ेगा, इसका असर पूरे समाज पे पड़ेगा। और दुखद बात यह है कि अभी तक पानी के कंजर्वेशन को लेके विशेषकर भारत में और विशेषकर विश्व में प्रॉपरली कोई इंतज़ाम करा ही नहीं है। आखिरी बार बैठक जो विशेषकर पानी के कंजर्वेशन को लेकर थी, वो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 से 25 साल पहले हुई थी। और इसको लेके कोई भी देश सीरियस नहीं दिख रहा है, कोई भी देश। विशेषकर आप देखिए जितने भी नदी परियोजनाएं शुरू करी जाती हैं, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, करोड़ों रुपया उसमें बहाया जाता है, मगर आज भी हालत बद से बदतर है नदियों की। और विश्व में भी समस्याएं हैं, कई झीलें सूख चुकी हैं और इस पे ध्यान अंतर्राष्ट्रीय देशों का और सरकारों का कम ही नज़र आता है। जबकि ये जो इसका हम एक्सटेंट देखें कि कितना घातक हो सकता है इसको इग्नोर करना, तो ये हमको बड़ा चौंकाने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है अगर हम इसको देखेंगे तो। इतना इतना विस्तृत असर है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या बात कर रहे हैं और इस लेख में। जल चक्र जटिल प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा पानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, जल के रूप में, ओस के रूप में। पानी भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल वाष्प की बड़ी धाराएं बनती हैं जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ़ के रूप में धरती पर गिरती हैं। हरे पानी की आपूर्ति को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की ज़रूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं तो ये वायुमंडल में चला जाता है। इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है कि पेड़ पौधों व जल वनस्पतियों में प्रदूषण अवशोषित करने की क्षमता निरंतर घट रही है। भविष्य में जल चक्र बिगड़ता है तो भारत में इसका असर कहीं ज़्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्यान्न उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल हमारी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो जल चक्र को परिवर्तित कर असंतुलित बना सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के लिए DAP खाद पर दी जा रही सब्सिडी पानी और राष्ट्र की सकल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। जो हम यह बात कर रहे हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें इतना हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है, या जहाँ पे भी नदी तंत्र में मिल जाता है पानी बहा के, वहाँ प्रदूषित करता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है और फसलों को में पानी भी अधिक लगता है। धान, गेहूँ, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होने पर ज़्यादा पानी सोखती हैं, और इसका नकारात्मक असर ये भी पड़ता है कि फिर फसल की पानी ज़्यादा अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए किसानों को मोटा अनाज, दाल व तिलहन पैदा करने और NPK खाद डालने को कहा जाता है, मगर NPK पर सब्सिडी ना होने के कारण ये खाद महंगी मिलती है। नतीजन किसानों ने इसे लगभग खारिज ही कर दिया है। सरकार DAP पर सब्सिडी इसलिए दे रही है कि उसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े।
यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि ये फसलें ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज़्यादा निर्यात होता है। तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इसी वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करना होता है। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी भी खर्च होती है। खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा ये ऐसा मुद्दा है जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को वर्चुअल वाटर भी कह सकते हैं। दरअसल भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते, चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हमारे यहाँ बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वह भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाई गई तो संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के 3/4 घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि ताज़ा और शुद्ध पानी तेल और लोहे की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरे साथियों, बहुत ही सही बात करी है। पानी की समस्या पूरे विश्व को उस मुकाम तक पहुंचा देगी कि सामाजिक आर्थिक त्राहिमाम हो जाएगा। इस आर्टिकल में तो फिर भी कम दिया हुआ थोड़ा सा इस पानी की समस्या को लेकर, मगर जो कमीशन फॉर वाटर है, इनकी रिपोर्ट हमने देखी तो बहुत ही चिंताजनक बातें बताई गई हैं। भारत नहीं, विश्व में सब जगह पानी को लेके, पानी कंजर्वेशन को लेके कोई भी सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की हो। अंतरिक्ष कबाड़ अगला लेख है। दुनिया भर में धरती पर कचरे की वजह से प्रदूषण से लेकर अन्य गंभीर समस्या चुनौती बनी हुई हैं, मगर यह समस्या केवल धरती तक सीमित नहीं है। अब देखिए, अंतरिक्ष में कचरा क्या होता है, अंतरिक्ष में कबाड़ क्या होता है। ये पुरानी सैटेलाइट्स होती हैं, ये जब इनका काम होना बंद हो जाता है तो ये वहीं पे घूमती रहती हैं, टूट फूट के, टकरा के मंडराती रहती हैं। अमेरिका खासकर इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। अमेरिका के उपग्रह सबसे ज़्यादा कबाड़ बने घूम रहे हैं ऊपर। इससे क्या हो रहा है, स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष कबाड़ बढ़ रहा है। पृथ्वी की कक्षा में इनके आने से स्वाभाविक रूप से जोखिम बढ़ जाता है। इस समय अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में निष्क्रिय उपग्रह और रॉकेट हैं जो आपस में टकराकर न केवल अंतरिक्ष स्टेशन बल्कि पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। 50 के दशक में शुरू हुई अंतरिक्ष युग का सुनहरा दौर एक बुरे सपने बदल गया है। असल में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं अंतरिक्ष में, इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ऊपर ही घूमती रहती हैं, टकरा जाती हैं, टूट जाती हैं, फिर वो लोहा वो सब मंडराता रहता है। अंतरिक्ष में कचरे की पहचान करना और उन्हें नष्ट करना आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। जितनी बड़ी संख्या में अंतरिक्ष कबाड़ खिसकते हुए पृथ्वी की कक्षा में चले आए हैं, वह सचमुच डरावने हैं। कुछ तो जो हमारे एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। यह कचरा धरती पर गिरा तो भारी तबाही मचा सकती है। अमेरिकी संचार उपग्रह इंटेलसैट 33E का अपनी कक्षा में टूट जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। चिंताजनक यह है कि इससे मलबे के इतने हिस्से बने होंगे कि इसको देख पाना भी मुश्किल होगा। ये अकेली घटना नहीं है, जिसकी पहले भेजे गए कई उपग्रह प्रयोग में आने के बाद कबाड़ हो चुके हैं। थोड़े बहुत होते हैं वो ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं तो धरती पे गिर जाते हैं। नहीं गिरते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो अगर ये मंडराते भी रहते हैं ना, टकरा जाते हैं दूसरी, तो ये और सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर नुकसान ना भी पहुंचा रहे हैं, तो वो भैया कबाड़ बन के सिर्फ जगह घेर रहे होते हैं ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में, ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में। आर्थिक खबर है अर्थव्यवस्था की, तो लगातार 5वें दिन रुड़का शेयर बाजार सूचकांक 600 अंक टूटा। मार्केट को डाउन चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन चल रही है। इंडस्ट्रियल
आउटपुट डाउन चल रहा है, इसीलिए मार्केट आपकी अभी देखिए आज ही हमने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा है कि मिडिल क्लास ने खर्चा करना कम कर दिया है। रिटेल स्टडी थी रिटेल मार्केट की, तो इसीलिए ओवरऑल ऐसा तो मार्केट पे दिखता ही है फिर, जब लोग स्पेंडिंग करना कम कर देते हैं तब। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और करंट अफेयर्स और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।